जैसे कि हम प्रकाशमिति में पढ़ चुके हैं। हम प्रकाशमिति का भाग किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ये देखा कि प्रकाश चिकने तलों से परावर्तित होता है या किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है। प्रकाश का ये जो परावर्तन है वो दो प्रकार से होता है। पहला, एक समान परावर्तन और दूसरा असमान परावर्तन। एक समान परावर्तन चिकने तलों जैसे दर्पण या कोई भी चमकदार बर्तन, ऐसी चीज़ों से होता है। असमान परावर्तन खुरदरी वस्तुओं के पृष्ठ से होता है। एक समान परावर्तन में जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से आकर टकराती हैं, टकराने के पश्चात एक समान रूप से परावर्तित होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर रूप से परावर्तित होती है, जबकि असमान परावर्तन में प्रकाश किरणें जो कि किसी प्रकाश स्रोत से समांतर चलकर आ रही हैं, किसी वस्तु से के पृष्ठ से टकराने के पश्चात असमान रूप से परावर्तित होती हैं। इस तरह के परावर्तन को असमान परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है और ये परावर्तन चिकने पृष्ठों से होता है, चिकने व चमकदार पृष्ठों से। जैसे दर्पण, दर्पण के बारे में ही हमें मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना है। परावर्तन का ये जो गुण है वो किसी दर्पण से बहुत अच्छे प्रकार से होता है, इसीलिए हम इसका अध्ययन दर्पणों की सहायता से ही करते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण। पहले हम समतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण होता क्या है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। समतल दर्पण कांच की एक समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड का पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कांच की एक समतल प्लेट है। यदि हम इसके एक पृष्ठ पर पेंट कर दें तो दूसरा पृष्ठ स्वतः ही एक अच्छे परावर्तक का कार्य करेगा और हमें इसमें वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से बनाई गई चीज समतल दर्पण कहलाती है। मान लेते हैं इसके इस भाग पर रेड ऑक्साइड का पेंट किया हुआ है, तो जब कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर आकर गिरेगी तो वो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और हमें उस वस्तु का, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगेगा। लेकिन समतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब जो बनते हैं
वो हमेशा सीधे और आभासी होते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है, तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ पर आवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर गई, वो किसी भी बिंदु पर प्रकाश इस वस्तु से चलने वाली या परावर्तित होने वाली किसी किरण को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वस्तु, ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से चलकर आ रही है, तो हमें ऐसा आभास होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी व वास्तविक। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है वो इस बिंदु से चलकर आ रही है, लेकिन वास्तव में ये प्रकाश किरण यहाँ से चलकर आई। तो हमें यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, सीधा व आभासी। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को यहाँ रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इसके अतिरिक्त समतल दर्पण में जब कोई वस्तु दिखाई देती है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरी राइट साइड है और ये लेफ्ट। अगर मैं अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखता हूँ तो मेरी राइट साइड दर्पण में लेफ्ट बन जाएगी और लेफ्ट राइट बन जाएगी। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? आप एक चीज का ध्यान दें, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है और बॉल को हम दो टुकड़ों में या दो से ज़्यादा टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे ये एक बॉल है हमारे पास, इसको हमने ऐसे काट दिया। अब मान लेते हैं ये बॉल कांच की बनी हुई है, ग्लास। इस बॉल का ये जो कटा हुआ भाग हमें प्राप्त हुआ, इस भाग को हम रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं इसके उभरे हुए तल पर या फिर इसके दबे हुए तल। तो हमें एक गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। मतलब कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड का पेंट करके दूसरे पृष्ठ को
परावर्तक बना दिया जाता है। अब ये हमें दो तरह के दर्पण यहाँ प्राप्त हुए। जब हम इसके उभरे हुए भाग को रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं तो जो दबा हुआ तल है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ये इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। तो जब दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बने तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि इसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बने तो हम इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसके उभरे हुए तल को रेड ऑक्साइड का पेंट करके दबे हुए तल को परावर्तक बना दिया जाता है। तथा उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसके दबे हुए तल को रेड ऑक्साइड का पेंट करके उभरे हुए तल को परावर्तक बना दिया। अब जब हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। अब मान लेते हैं ये कांच का खोखला गोला है। अब यदि ये गोला है तो गोले का एक केंद्र भी होता है। इस केंद्र को जब हम यहाँ से एक दर्पण कट करके निकाल लेते हैं तो इस केंद्र को, इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्र का अर्थ होता है घुमावदार, समतल न होके घुमाव, वक्राकार। जैसे ये चौक है, अगर हम ये इसको इस तरह से देखें तो ये एक सरल रेखा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, इसके आसपास इसके सिलेंड्रिकल भाग को, यानी कि इसके कर्व सरफेस को, इसके वक्र पृष्ठ को, तो ये कैसा है? घुमावदार है। इसी तरह से दर्पण का पृष्ठ भी घुमावदार होता है। तो इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र होता है वो यहाँ पर है, क्योंकि इसे हमने गोले से काटकर निकाला है। इस केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा केंद्र से और दर्पण तक, दर्पण के मध्य बिंदु, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या हुआ? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तथा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या।
इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम इस वक्रता त्रिज्या को केंद्र से होते हुए अनंत तक लेके जाएं तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वो इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके अतिरिक्त दर्पण का द्वारक, जैसे कि हमने इस दर्पण को यहाँ से काटकर अलग कर दिया, तो ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई इसे मैं M1 M2 से प्रदर्शित कर देता हूँ यहाँ पर। तो M1 M2 जो रेखा हमें प्राप्त हुई इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक। ये दर्पण के कुछ भाग हैं। इसके अतिरिक्त हम इसके और भी कुछ भाग देखते हैं, जैसे इसका मुख्य फोकस क्या होता है। लेकिन मुख्य फोकस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग होता है। ये सारे भाग दोनों दर्पणों के लिए समान होते हैं, इसी तरह से ज्ञात किए जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। मान लेते हैं ये एक गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए तल को हमने रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो हमें एक दर्पण प्राप्त होगा। उस दर्पण को हम क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। हम मान लेते हैं ये इसका ध्रुव है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये मुख्य अक्ष। हमने इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें डाली, तो हम पाते हैं कि ये प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसी तरह से यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर हट जाती है और हमें ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से चलकर आ रही है। तो यहाँ पर दो स्थितियां पैदा हुई। यहाँ अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात मिलती है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा आभास होता है कि ये यहाँ पर मिल रही है। वास्तव में ये कहीं पर भी नहीं मिलती, परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से दूर हो जाती है। इस स्थिति में हम इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य फोकस को किस तरह से परिभाषित किया जाए? तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण पर
मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पर एक संबंध आप समझ लें कि ये जो मुख्य फोकस है, यहाँ से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात दर्पण की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध होता है कि फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे कि ये हमें कैसे प्राप्त हुई, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये आप करें और आपके जो नोट्स हैं उसका PDF आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाएगा। नोटबुक कंप्लीट करें। धन्यवाद।